स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आज हम जो है जो गति का नियम पाठ हमारा चल रहा है, तो उस पाठ में जो है हम लोग आज न्यूटन के गति संबंधी नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो 3 नियम होते हैं। न्यूटन ने गति के बारे में नियम बताए थे, तो उस नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अच्छे से आपको समझ लेना है, क्योंकि 10th में भी है। समझने की बात कैसी होगी, जब आप उसमें उदाहरण अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, न्यूटन के गति संबंधी नियम में देखिए बताया गया है कि ऐसा क्यों होता होगा, क्यों होता है, क्या होता है कि स्थिर अवस्था वाली कोई वस्तु बल लगाए बिना जगह से नहीं हिलती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए आप बैठे हैं, तो अचानक से बुक जो है आपके तरफ नहीं आती है। वहाँ पे जाके उस बुक को उठाना ही पड़ता है, बराबर ना। मतलब जब तक हम बल नहीं लगाते तब तक वो वस्तु उस जगह से नहीं हिलती है। ऐसा क्यों होता है? फिर टेबल पर रखी पुस्तक उठाने के लिए आवश्यक पर्याप्त बल द्वारा टेबल नहीं उठाया जाता है। अभी देखिए, जो टेबल होता है कभी कभी वजनदार होता है, तो जो आवश्यक बल इसकी आवश्यकता होती है, अगर वो नहीं लगता है तो टेबल जो है मतलब आप मान लीजिए आप छोटे हैं और जो टेबल का वजन बहुत ज़्यादा है, तो आप उस टेबल को नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों होता है? टहली हिलाने पर वृक्ष फल से नीचे गिरते हैं। जब जो छोटा सा मान लीजिए पौधा है, उसके ऊपर कुछ फल लगे हुए हैं, मान लीजिए नीम का है, तो आप उसको हिला रहे हैं तो फिर कुछ फल जो है क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? विद्युत द्वारा घूमने वाला पंखा बंद करने पर भी पूर्ण रूप से रुकने पर पहले वो कुछ समय तक घूमता रहता है। कभी देखिए, घर में आप फैन चालू रहता है, उसको बंद करके देखिए, तो जब बंद करते हैं ना, तो क्या हो जाता है पता है? कुछ देर के लिए वो घूमता रहता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब यहाँ पे ऐसे प्रश्न किए गए हैं कि मतलब किसी वस्तु को बिना बल लगाए वो जगह से अपनी हिलती नहीं है, उधर ही रुकती है। टहनी को अगर हम हिलाते हैं तो नीचे फल गिरने लगते हैं। फैन बंद करने के बावजूद भी फैन कुछ देर के लिए घूमता रहता है। तो ये सब घटनाएं वहाँ पे क्यों होती रहती है ना? तो वो वहाँ पे देखिए बताया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कि उपयुक्त घटनाओं के कारणों को खोजने पर हमें यह स्पष्ट होता है कि पिंड में जड़त्व होता है। पिंड में क्या होता है? जड़त्व। जड़त्व मीन्स हम उसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का वजन, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में उसको हम बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, तो पिंड में ये सब क्यों होता है? पिंड मतलब किसी भी प्रकार की वस्तु। ध्यान रखिए, वैज्ञानिक भाषा में उसको हम पिंड बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में हम उसको बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार की वस्तु, उस वस्तु में क्या होता है? एक जड़त्व होता है, यानी कि एक प्रकार का वजन होता है। तो पिंड का जड़त्व पिंड के द्रव्यमान से संबंधित होता है। अभी पिंड का जो जड़त्व यानी कि जो वजन होता है ना, वो उसके द्रव्यमान से संबंधित होता है। तो ये द्रव्यमान मतलब क्या होता है कि वो मतलब पानी वाला है या गैस वाला है या ठोस वाला है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि पिंड मतलब क्या बोला मैंने? वस्तु। जड़त्व मतलब क्या बोला? वजन। तो जो वस्तु का जो वजन होता है ना, तो उसके क्या होता है कि द्रव्यमान के ऊपर आधारित होता है। यानी कि वो जो वस्तु है मतलब उसमें पानी है, गैस है या ठोस है ना, तो उससे वो संबंधित होता है। यह आपने सीखा ही है। न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम में पदार्थ के इसी गुणधर्म का वर्णन किया गया है, इसलिए उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अभी देखिए क्या कहा गया है कि जो न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, जो न्यूटन का पहला नियम है ना, उस पहले नियम में तो पदार्थ के इसी गुणधर्म का वजन, मतलब इसी गुणधर्म का क्या किया गया है? स्पष्टीकरण दिया है। यानी कि हर एक वस्तु में क्या होता है? जड़त्व होता है, और वो जो जड़त्व होता है वो उस द्रव्यमान से संबंधित होता है। मतलब वो भी जो वस्तु होती है, चाहे वो गैस वाली हो, चाहे वो ठोस वाली हो, चाहे या द्रव वाली हो, तो तीनों के ऊपर आधारित करता है कि उस वस्तु का जड़त्व कितना है। इसीलिए तो न्यूटन के पहले नियम को जो है क्या कहा गया है? जड़त्व का नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? जड़त्व का नियम कहा गया है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं कि ये न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम बोलता क्या है। देखिए, अभी उसमें संतुलित और असंतुलित बल। देखिए, आपने रस्सी खींचने का खेल खेला होगा। जब तक दोनों ओर से प्रयुक्त बल समान होता है तब तक रस्सी का मध्य भाग स्थिर होता है।
यहाँ दोनों ओर से प्रयुक्त बल समान रहते, अर्थात बल असंतुलित रहने के कारण बल प्रयुक्त करने पर भी रस्सी मध्य भाग में स्थिर रहती है, परंतु जब एक दूसरे सिरे द्वारा प्रयुक्त बल बढ़ता है उस समय प्रयुक्त बल असंतुलित हो जाता है और परिणामी बल अधिक बल सिरे की ओर प्रयुक्त होता है और रस्सी का मध्य उस दिशा में सरकता है। अभी देखिए ये रस्सी खींचने वाला खेल तो आपने खेला होगा। मान लीजिए राइट साइड में 5 लोग हैं, लेफ्ट साइड में 5 लोग हैं, दोनों तरफ से वहाँ पे दोनों को खींचा जा रहा है, तो 5-5 लोग हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, बल समान हो गया। मान लीजिए एक तरफ से 6 बच्चे हो गए, दूसरी तरफ से 5, 6 बच्चे हो गए, मीन्स थोड़ा सा बल वहाँ पे क्या हो गया, अधिक हो गया है। तो जहाँ से जिस तरफ से बल अधिक लगता है उस तरफ जो है रस्सी क्या हो जाएगी, खींची हुई चली जाएगी। अन्यथा अगर वो वहाँ पे लोग समान हैं तो जो रस्सी है बीच में क्या हो जाती है, स्थिर रहती है। तो स्थिर रहने का मतलब क्या होता है कि मान लो वहाँ पे बल समान है, बराबर ना। तो कहने का मतलब है जो जड़त्व होता है न्यूटन का नियम का, देखिए यदि किसी पिंड पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है तो उसकी विरामावस्था अथवा सरल अवस्था में एक समान गति में सातत्य रहता है। यानी कि यदि किसी पिंड पर, यदि किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल यानी असंतुलित बाह्य बल किसी को प्रयुक्त नहीं होता है तो जो इसकी विरामावस्था है यानी कि जो स्थिर अवस्था में होता है या सरल रेखा में होता है वो सातत्य रहता है। सातत्य रहेगा मीन्स वो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि कोई बाह्य असंतुलित बल जो है उस पिंड के ऊपर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो जो पिंड होता है वो जैसे का वैसे वहाँ पे रहता है। तो इस तरह का ये न्यूटन के गति का संबंधी पहला नियम है। यानी कि कोई पिंड विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में होता है तब उस पर किसी भी प्रकार का बल कार्यरत नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब देखिए कि अगर वो पिंड विराम अवस्था में है उसमें ऊपर कोई बल प्रभाव नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, वास्तविक रूप से उस पिंड के विभिन्न बाह्य बल कार्यरत होते हैं, परंतु एक दूसरे को निष्फल करने के कारण कुल परिणामी बल वहाँ पे शून्य होता है। न्यूटन के पहले नियम द्वारा जड़त्व का अर्थात पिंड की गति संबंधी अवस्था अपने आप परिवर्तित न होने का कारण स्पष्ट दिया है। यानी कि जो अवस्था होती है उसकी जो अवस्था होती है ना, तो न्यूटन का नियम यही बताता है पहला नियम कि जो पिंड है ना वो अपने आप परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि वो कोई भी पिंड जो है अपने आप परिवर्तित नहीं होता है, उसको बाह्य बल लगाना पड़ता है, उसका स्पष्टीकरण दिया है। इसी प्रकार पिंड की विरामावस्था या पिंड की सरलरेखा में एक समान गति में परिवर्तन करने वाले या परिवर्तन के लिए उद्यत करने वाले असंतुलित बल का स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो जो उसको उद्यत करता है, उसके जो परिवर्तन लाता है, उसको परिवर्तन लाने के लिए वगैरह उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कोई बाह्य बल, कोई बाह्य असंतुलित बल वहाँ पे कार्य करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जड़त्व संबंधी ये सब उदाहरण जो देखिए न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम के उदाहरण है। उदाहरण के लिए आप लोग ये वहाँ पे लिख सकते हैं कि टहली हिलाने पर वृक्ष से फल का नीचे गिरना, विद्युत द्वारा घूमने वाला पंखा बंद करने पर भी वह कुछ समय तक घूमता रहता है। तो न्यूटन का नियम यह भी कहता है कि हर एक पिंड में, हर एक वस्तु में जड़त्व होता है और वो जड़त्व जो है उस द्रव्यमान से संबंधित होता है, यानी कि उस पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित रहता है। इसलिए इसे देखिए क्या कहा जाता है, जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। तो न्यूटन का देखिए ये पहला नियम हो गया। यानी कि यदि किसी पिंड पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता तो उसकी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में सातत्य रहता है। यानी उसकी जो विराम अवस्था है और जो उसकी गति होती है उस गति में सातत्य रहता है, यानी कि उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। तो ये न्यूटन की गति संबंधी पहला नियम है। न्यूटन के गति संबंधी का देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर किए गए आघात का परिणाम उस पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे आप क्या कर रहे हैं, मतलब टकरा रहे हैं, आघात कर रहे हैं। एक वस्तु को क्या कर रहे हैं आप, दूसरे वस्तु पे आघात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो हम आघात कर रहे हैं ना तो उसका द्रव्यमान और वेग वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आघात कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। ठीक है ना।
अर्थात बल का परिणाम प्राप्त करने के लिए पिंड के द्रव्यमान और वेग को एकत्र जोड़ने वाले गुणधर्मों को कारणीभूत होता है। मतलब है किसी पिंड के ऊपर जब आघात किया जाता है तो वहाँ पे दोनों का मतलब एक मूल्यमापन करना होता है। एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है वेग। द्रव्यमान और वेग वो दोनों के ऊपर वहाँ पे डिपेंड करेगा, वो कारणीभूत होता है। इस गुणधर्म को न्यूटन ने संवेग द्वारा संबोधित किया था। तो ये जो गुणधर्म वहाँ पे बताया था न्यूटन ने, तो ये जो होता है संवेग, ठीक है, उसको क्या नाम दिया था? संवेग। संवेग मीन्स क्या होता है? वहाँ पे कोई भी पिंड एक दूसरे को आप जब टकरा रहे हैं, आप जब उसको एक दूसरे के ऊपर आघात कर रहे हैं, तब वहाँ पे द्रव्यमान और संवेग द्रव्यमान और वेग ये दोनों के ऊपर निर्भर होता है, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए उदाहरण के लिए वहाँ पे अगर हम बात करेंगे राइट साइड में, देखिए नहीं उसमें कुछ जानकारी दी है कि जैसे संवेग में देखिए परिमाण और दिशा समान होते हैं। संवेग में देखिए परिमाण और दिशा समान होते हैं और संवेग की दिशा वेग की दिशा में ही होती है। एसआई प्रणाली में अगर अनुसार की उसकी बात करेंगे, संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सीजीएस प्रणाली में देखिए ग्राम मीटर सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड होता है। जब पिंड पर प्रयुक्त किया बल अगर असंतुलित बल वेग में परिवर्तन करता है तो वही बल संवेग में भी परिवर्तन कर सकता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल संवेग परिवर्तन की दर पर भी वो निर्भर करता है। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे संवेग ये शब्द है, सब लोग आप कंफ्यूज होंगे कि ये संवेग है क्या, है ना? ये संवेग है क्या, कि यहाँ पे संवेग ये शब्द बार बार आ चुका है। तो संवेग का देखिए वहाँ पे अर्थ आपको स्पष्ट होगा कि संवेग जिसको बोलते हैं मोमेंटम, पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल, मतलब जो पिंड का वेग और जो द्रव्यमान होता है दोनों का गुणनफल जब होता है ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, मोमेंटम जिसको बोला जाता है। तो देखिए P बराबर mv, तो ये उसका देखिए एक सूत्र है, एक प्रकार का संवेग, एक देखिए एक सदिश राशि है। देखिए संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। अभी देखो संवेग जो होता है ना, उसकी परिवर्तन की दर मतलब जो बदलता है, तो वो क्या होता है पता है? प्रयुक्त जो बल होता है, मतलब जो हम बल लगाते हैं ना, उसके समानुपाती होता है। उसका अनुपात कैसे आएगा? समान आएगा। मतलब जो सामने वाला जो पिंड है ना, पिंड के ऊपर जो हम बल प्रयुक्त कर रहे हैं ना, तो उसके वो क्या हो जाएगा? समानुपाती होता है, उसका अनुपात समान रहेगा। और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो संवेग में जो भी वहाँ पे परिवर्तन होता है वो किसकी दिशा में रहेगा? बल की दिशा में, ठीक है। परिवर्तन किसके हिसाब से रहेगा? बल के हिसाब से। और जो संवेग का परिवर्तन किस हिसाब से रहेगा? बल की दिशा में। यानी माना कि देखिए द्रव्यमान यम है, यम पिंड का प्रारंभिक वेग मान लीजिए यू है। यू मीन्स होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। यम मीन्स का मतलब मास, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। तो माना द्रव्यमान एक पिंड प्रारंभिक वेग यू से जाते समय उसकी गति की दिशा में एफ प्रयुक्त करने से समय टी के पश्चात पिंड का वेग भी हो जाता है। यानी कि आपने क्या किया? एक गेंद को आपने फेंका, ठीक है, दीवार पे आप मतलब फेंक रहे हैं, तो फेंकने के बाद में मतलब उसका मान लीजिए प्रारंभिक वेग यू है और उसको मतलब उस गति की दिशा में एफ लग रहा है। एफ में जब तक आप उसके ऊपर बल नहीं लगाते तब तक बॉल सामने जाएगा नहीं, और बॉल सामने जाने के लिए उसको कुछ समय लगेगा। समय टी के पश्चात वहाँ पे पिंड का वेग भी हो जाता है। यानी कि पिंड का जब आपने शुरुआत से फेंका तो शुरुआत का वेग कुछ अलग रहेगा, जब आखिरी का वेग है वो कुछ अलग हो सकता है, बराबर है कि नहीं? शुरुआत का वेग और आखिरी का वेग ध्यान रखना है। शुरुआत के वेग के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है और जो आखिरी का वेग होता है उसके लिए वी इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी समय लगता है समय के लिए टी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो यम होता है ना, यम क्या है? एक प्रकार का द्रव्यमान है, ठीक है, उस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे उसका कुछ सूत्र बनेगा। पिंड का प्रारंभिक वेग देखिए संवेग यहाँ पे होगा यम यू द्रव्यमान के साथ में, और समय टी के पश्चात पिंड का अंतिम योग देखिए क्या हो जाएगा? वी यम वी। यानी जो पिंड होता है उसका प्रारंभिक यम यू होगा, यम मीन्स द्रव्यमान, और उसका अंतिम योग क्या होगा? यम वी, ठीक है। तो सूत्र देखिए कैसे बनता है कि संवेग परिवर्तन की दर अगर आपको निकालनी है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। तो संवेग में जो भी, संवेग मीन्स जो वेग में परिवर्तन होता है वहाँ पे,
तो वेग में देखिए शुरुआत का वेग होता है और दूसरा होता है अंतिम का वेग। तो इसलिए देखिए संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में होने वाला परिवर्तन मीन्स ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को हम वहाँ पे माइनस करेंगे, तो एम वी माइनस एम यू। समय मीन्स होता है टी। अब यहाँ पे दोनों में देखिए क्या है, कॉमन यम है ना, तो देखिए यम बाहर आ गया और कोष्टक में क्या चला गया, वी माइनस यू, क्योंकि यहाँ पे यम दोनों कॉमन है। ठीक है, दो समान रहते हो तो हम उसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले सकते हैं, वो आपको मैथ्स में ज़रूर पता है। तो ये हो गया टी। ठीक है, टी। अब इसके बाद में देखिए सीधा वहाँ पे देखिए बराबर एम ए लिखा है, एम ए। अभी ए का मतलब देखिए वहाँ पे क्या होता है, त्वरण, क्योंकि वेग में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, देखिए कि न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। मतलब जो आप वहाँ पे जो संवेग वेग में जो परिवर्तन वहाँ पे हो रहा है, तो उसकी जो भी दर होती है, जो प्रयुक्त बल, मतलब जो भी आप वहाँ पे बल लगाते हैं ना, तो उस बल के वो क्या हो जाता है, समानुपाती रहता है। तो ये दूसरे नियम में बताया गया है, जिसमें देखिए कि ये जो संवेग परिवर्तन है, यानी कि एम ए, पिंड का संवेग परिवर्तन जो होता है ना, वो समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, एफ के। ये बीच में चिन्ह है ना, वो समानुपाती वाला है, समान अनुपात। एफ ये मतलब है क्या होता है, उस बल के समानुपाती होता है। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एफ बराबर के एम ए। अभी आप बोलेंगे के वहाँ से कहाँ से है, मतलब ये जो के होता है ना, इस ये जो चिन्ह है समानुपाती प्रतिलोमानुपाती होते हैं ना, उसमें स्थिरांक करके के का इस्तेमाल किया जाता है। स्थिरांक मीन्स वहाँ पे उसका मान 1 होता है, उसके किसी के साथ में भी अगर हम गुणा करते हैं, उसको रखते हैं, तो उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। तो f बराबर देखिए फिर क्या आ गया, के, और f बराबर फिर क्या आ गया, देखिए वहाँ पे m गुना a, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कहा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है, या तो उसमें क्या बोला गया है कि पिंड का वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अभी देखिए वहाँ पे संवेग मीन्स उसका जो वेग होता है, एक्सेलरेशन a, और द्रव्यमान m गुना a, ये दोनों को जब गुणनफल आएगा तब हम उसको संवेग यानी कि जो बल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, संवेग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो संवेग यानी वेग में जो परिवर्तन होता है, उसके प्रयुक्त जो बल लगता है ना, वो समानुपाती होता है, और जो संवेग का परिवर्तन होता है ना, वो बल की दिशा में होता है। अभी न्यूटन का गति संबंधी देखिए तीसरा नियम देखिए क्या होता है कि देखिए न्यूटन के गति संबंधी पहले दो नियमों से बल और बल के परिणाम है। न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम क्या है, बल और बल के परिणाम के बारे में जानकारी है वहाँ पे। तो परंतु प्रकृति में देखिए बल अकेला हो ही नहीं सकता, बल कभी अकेला होता है क्या, नहीं होता है। बल दो पिंडों के बीच एक अनोन्य क्रिया है, तो बल कभी भी देखिए किसी एक पिंड के ऊपर प्रयुक्त नहीं होता है, तो हजारों पिंड के ऊपर प्रयुक्त होता है। लेकिन जो बल होता है ना, वो दोनों पिंडों के बीच होता है। बल क्या होता है, किसी भी दो पिंडों के बीच होता है। बल देखिए हमेशा जोड़ी द्वारा ही प्रयुक्त होता है, बल किसी अकेले से प्रयुक्त नहीं होता है। बल हमेशा क्या होता है, जोड़ी द्वारा ही प्रयुक्त होता है। जब एक दूसरे पिंड पर बल प्रयुक्त करता है, तब उस समय पिंड पर पहले पिंड पर बल प्रयुक्त करता है। अब देखिए जब पिंड एक दूसरे के ऊपर बल प्रयुक्त करते हैं ना, दूसरा पहले के साथ करता है और पहला दूसरे के साथ में कर लेता है। और दो पिंडों के बीच बल हमेशा समान और विपरीत होता है। ध्यान रखना है, दो पिंडों के बीच बल कैसा होता है, समान होता है। समान के साथ साथ कैसा होता है, विपरीत होता है। ध्यान रखना है, वहाँ पे क्या बोला गया है कि दो पिंडों के बीच बल में देखिए हमेशा क्या होता है, समान होता है और विपरीत होता है। यह संकल्पना देखिए न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम में प्रतिपादित की गई है। पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर प्रयुक्त किए गए बल की प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यानी कि पहला पिंड दूसरे पिंड के ऊपर, दूसरा पिंड पहले पिंड के ऊपर, तो जो भी वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, तो वहाँ पे वो बल की प्रतिक्रिया होती है। तो उदाहरण के लिए देखिए वहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया, ये बल को स्पष्ट करने वाली बातें हैं। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों जो है क्या है, वहाँ पे बल को स्पष्ट करने वाली चीज़ें हैं। ये बल देखिए जोड़ी द्वारा ही प्रयुक्त होते हैं, और बल स्वतंत्र रूप से कभी भी अस्तित्व में नहीं रहता है। देखिए बल क्या होता है,
ये स्वतंत्र रूप से होता है और उसके कभी मतलब ये जोड़ी के साथ में कभी भी उसका अस्तित्व है ही नहीं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही समय कार्यरत होते हैं। देखिए क्या होता है कि क्रिया का बल और प्रतिक्रिया का बल वो एक ही समय पे क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। और चौथा देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं, वे एक ही पिंड पर प्रयुक्त नहीं होते, इस कारण ये बल एक दूसरे का प्रभाव नष्ट नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया देखिए बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त किया जाता है, किसी एक पिंड पर प्रयुक्त किया जाता नहीं है, और वो एक ही पिंड पर प्रयुक्त नहीं होते, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसलिए तो इस कारण देखिए वे एक दूसरे का प्रभाव जो है क्या है, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखो वहाँ पे बल्ले द्वारा गेंद को मारते समय बल्ले की गति का कम होना। ठीक है, बंदूक से गोली लागते समय बंदूक का पीछे सरकना और अग्निबाण का प्रक्षेपण। ये देखिए तीसरे नियम का मतलब क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब जो हम क्रिया करते हैं उसके ऊपर हमें प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, और रॉकेट को देखिए जब लॉन्च किया जाता है तो जितना तेज़ी से वो आगे जाता है उतना तेज़ी से देखिए धुआं नीचे छोड़ता है। बंदूक चलाने वाले को देखिए जितना तेज़ी से आगे बंदूक चलाते हैं उतना पीछे तेज़ी से वो हिलने लगते हैं। बराबर, बल्ले द्वारा जब हम गेंद मारते हैं तो बल्ले की गति देखिए कम होती है ना, क्योंकि आपने पहले क्रिया दी तो आपको वहाँ पे क्या हो गई, प्रतिक्रिया मिल गई। तो ये जो तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम को देखो क्या बोला गया है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसको ऐसे पहले से ही नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये ऐसे न्यूटन के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। फिर से एक बार देखिए बताता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा ये न्यूटन के नियम समझने के लिए। तो पहला नियम देखिए आपको समझ लेना है कि पहले नियम में क्या बताया गया है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है, किसी भी पिंड पर बाह्य बल अगर कार्यरत नहीं है ना, तो उसकी जो विराम अवस्था मतलब एक ही जगह पे बैठा हुआ है और जो उसकी गति होती है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, यानी कि उसमें सातत्य रहता है। इसको जो है हम क्या कहेंगे, न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम। सेकंड नियम देखिए क्या बताता है वहाँ पे कि सेकंड नियम का कहना है कि संवेग परिवर्तन का दर, इस संवेग में जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसका जो दर है ना, जो बल लग रहा है उसके समान होता है। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो संवेग यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है ना, तो जिस तरह से आप बल लगा रहे हैं ना, तो उस बल के हिसाब से वो समान रहेगा। और जो संवेग का परिवर्तन होता है, वेग का जो परिवर्तन होता है वो बल की दिशा में होगा। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है जिसमें हम सूत्र F बराबर m गुना a लगा सकते हैं, जो आगे भी 10th में आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। फिर सबसे लास्ट में देखिए न्यूटन का तीसरा जो नियम होता है उसे शॉर्ट में हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं क्योंकि जैसे बंदूक से गोली कोई अगर मार रहा है तो जितना तेज़ी से बंदूक आगे जाता है उतना तेज़ी से पीछे धक्का लगता है। तोप खाने में देखिए जितना तेज़ी से तोप चलाते हैं उतने तेज़ी से तोप पीछे की ओर हिलने लगता है। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस तरह से ऐसे देखिए न्यूटन के 3 नियम थे।